हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगले 1 से डेढ़ या 2 घंटे तक अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लो, क्योंकि ये महा मैराथन क्लास होने वाली है जो आप लोग का कल एग्ज़ाम है हिंदी का, उसके लिए। इन जो भी मैं इस वीडियो में चीज़ें सॉल्व कराऊँगा, कल देखना डायरेक्टली आप लोग के एग्ज़ाम में इन सबसे क्वेश्चन फँसने वाले हैं। इसलिए मैं आपको ये अपना नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी। आप इसको अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या फिर लिख लो। कल आप अपना पेपर भेजना और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैंने जो पढ़ाया उससे फंसा। आप लोग खुद देखोगे डायरेक्टली क्वेश्चन ऑप्शन टू ऑप्शन फंसने वाले हैं कल। एंड मैं आपको यही बता दूं कि जो भी ये मतलब क्वेश्चन या जो भी चीज़ें ऑल क्वेश्चन क्रिएटेड बाय मी, सो ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये नंबर लिख लो 85 42 86 64 46। कल व्हाट्सएप पे अपना मतलब जिस जिस जिले से हो आप सब लोग अपना अपना पेपर का पीडीएफ बनाकर जरूर भेजना। और सारा ये सारा देखना ना, कल देखना, आपको मज़ा आ जाएगा एग्जाम में। बाकी कहूँगा अगर आप अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हो तो दोस्तों में शेयर कर दो। अगले मैं 1 से 2 मिनट तक रुक जाता हूँ। अभी आपको टाइम देता हूँ, तब तक मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। उसके बाद इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अब तक मैंने जो भी पढ़ा है सबका मतलब अभी हमने जो भी पढ़ा है आज मतलब 5-6 दिनों के अंदर सबका एक तरह से रिवीजन करने वाले हैं। तो मैं रुक जाता हूँ अगले 1 से 2 मिनट तक, 1 मिनट रुक जाता हूँ। अब आप अपने सभी दोस्तों को फ़ोन कर या फिर इस वीडियो का लिंक भेजकर सबको बुला लो। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो अगले 1 मिनट आप जाओ, अभी जाओ, सभी दोस्तों को बुला लो। ओके चलो। ओके, अभी तक आप नहीं गए हो तो जाओ। अभी 1 मिनट मैं रुकने वाला हूँ, 1 मिनट तक वीडियो स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद स्टार्ट करूँगा। अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो और सारे दोस्तों को बुला लो। ओके, हेलो हेलो, चलो। ओके, आशा करता हूँ आप अपने दोस्तों सारे दोस्तों को बुला लिए होंगे। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दिए होंगे। चलो, जो आया वो पढ़ेगा और वो कल एग्ज़ाम में फ़ायदा उठाएगा इसका। बाकी जो नहीं पढ़ता है कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा एक कॉपी भी ले लो अपने साथ में, एक कॉपी और पेन ले लो। ठीक, बीच बीच में मैं कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, उसको आप नोट करते रहना। बाकी ये नंबर भी अपने कॉपी पे नोट कर लेना। कल इस पे मैसेज करना अपना जो भी पेपर हो उसका पीडीएफ बनाकर। चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ चीज़ें हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। बारी बारी से हम सब कुछ, ये जितना भी ये पेपर है इनका भी सब कुछ हम बारी बारी से सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले इसको अभी साइड में रखता हूँ। ये पहले ये कुछ चीज़ें हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो जयशंकर प्रसाद जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप लोग देख सकते हो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, यहाँ पे भी चंद्रगुप्त दोहरा दिए, कोई दिक्कत नहीं, विशाख या ध्रुव स्वामिनी, ये सब जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। यहाँ पे देख सकते हो नाटक विधा लिखा गया है। और ये लहरों का राजहंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक है। उसके बाद देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दीपदान, ये राम कुमार वर्मा जी द्वारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित है। इसका कभी कभी विधा भी आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि दीपदान किस विधा पे आधारित रचना है, या कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि दीपदान के लेखक कौन है, तो वो है राम कुमार वर्मा जी। क्लियर। चलो, इस थोड़ा वीडियो को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद देखो ये उपन्यास विधा से कुछ दो मैंने लिया है लेखक, जैसे प्रेमचंद जी हैं। गबन और गोदान काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। गबन और गोदान इनके द्वारा लिखे गए दो प्रसिद्ध काफ़ी उपन्यास है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण है। क्लियर। चलो, उसके बाद यात्रा साहित्य की कुछ रचनाएं हैं, जैसे राहुल संकीर्तन जी द्वारा लिखी गई है मेरी जीवन यात्रा और यूरोप यात्रा, शायद मेरी यूरोप यात्रा इसका नाम है। क्लियर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा भी इसी नाम से लिखा गया है मेरी यूरोप यात्रा नाम से एक यात्रा साहित्य विधा की रचना। आगे चलते हैं, हम कहानी विधा पे कुछ रचनाएं देख लेते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है पंच परमेश्वर और कफन, ये कहानी विधा पे आधारित रचनाएं हैं। और ममता आप सब लोग जानते हो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। चलो, उसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाते हैं रिपोर्ताज। ठीक है, रिपोर्ताज में हम लोग देखते हैं ये कन्हैया लाल मिश्र द्वारा लिखित छड़ बोले कर्ण मुस्काए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना भी है। आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है कि छड़ बोले कर्ण मुस्काए के लेखक कौन है, तो वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। चलो आगे इधर हम लोग आ जाते हैं।
एक मिनट, साइड में यहाँ पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो रेखा चित्र विधा से संबंधित ये रचना है। माटी की मूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित है। उसके बाद अतीत के चलचित्र है जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। आत्मकथा विधा की रचना मेरी असफलताएं, जिसको लिखा है गुलाब राय ने, और हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलुआ किया याद करूँ, दोनों में से एक 100% आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, चलो उसके बाद संस्मरण विधा की कुछ रचनाएं हैं, जैसे पथ के साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। उसके बाद जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। देखो यहाँ मैं बता दूं कि आपको एग्जाम में ना केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है, न कि ऐसे मैं कलर पेन और ये जेल पेन जो यूज कर रहा हूँ इसका नहीं, आपको नॉर्मल पेन का ही यूज करना है। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला ये जीवनी विधा पर आधारित रचना है कलम का सिपाही, जो अमृत राय जी द्वारा लिखा गया है। और किसके जीवन पे लिखा गया है, तो प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में लिखा गया है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये जो अमृत राय है ना, ये शायद प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। चलो आगे, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो ये कलम का सिपाही और आवारा मसीहा दोनों है जीवनी विधा पे आधारित रचना। तो इनको जीवनी भी पूछ सकता है ऐसे कि आवारा मसीहा किस विधा पे आधारित रचना है। 4 आपको ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको छांटना होगा और OMR शीट पे भरना होगा। आप सब लोग जानते हो कि शुरू में जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे वो OMR बेस्ड होंगे। तो ये रचनाओं से संबंधित प्रश्न आप लोग के ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। उसके बाद निबंध विधा से संबंधित, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि विचार विधि और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल, क्या है, निबंध विधा से संबंधित रचना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो ये हम लोग का कुछ, ये शुरू में हमने कुछ ये रचनाएं ली थी, खत्म हो गया इतना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी थी। आशा करता हूँ इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक, ये नंबर फिर से मैं कहूँगा, आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 85 42 86 64 46, ये आप लिख लो। और जो 16 तारीख को आप लोग का पेपर होगा, 16 तारीख को ही नहीं, हर एक दिन का पेपर इस पर आप लोग भेजते रहना PDF बना कर। ठीक, चलो इसको मैं साइड में अब कर देता हूँ, इधर साइड रख देता हूँ। अब चलो हम लोग ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये 20 आप लोग के बहुविकल्पीय टाइप के कुछ इसी प्रकार के आएंगे, तो इसको देख लेते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले थोड़ा साइड में इसको करता हूँ। ये हम लोग ये श्लोक देख लेते हैं जो निश्चित है आप लोग के एग्जाम में 2 मार्क में। श्लोक चूंकि मैं 3 इसमें आपको बताऊंगा, 3 इसलिए बताऊंगा कि अगर आपकी भाग खराब हो जाती है, आप सब लोग जानते हो कि 2 श्लोक आप लोग का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से भी रिलेटेड 5 मार्क में पूछेगा, तो वो आपको नहीं लिखना होता है, कोई अलग श्लोक लिखना होता है। इसलिए मैं 3 बता रहा हूँ कि आपकी कहीं भाग खराब रही, आप जो याद किए उन्हीं तीनों में से कोई 2 फंस जाता है, आप मान लो केवल 2 याद किए हो और 2 इसमें फंस जाता है संदर्भ हिंदी अनुवाद में, तो फिर कोई तीसरा आपको लिखना पड़ेगा श्लोक, और तीसरा आपको याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो इस तीनों को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट श्लोक क्या है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौफीन यत्र कौशेन सा काशी केन मियते। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान है, इसको आप लोग याद कर सकते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सेकंड श्लोक है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। और थर्ड जो श्लोक है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबको याद है 5वीं कक्षा से ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये 3 श्लोक हो गए आप लोग का। यहाँ 2 मार्क एकदम 100% क्लियर हो गया। ठीक, क्योंकि ये निश्चित वाला प्रश्न है। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इसको, ये जो पेपर है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, चलो इसको हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चलो मैं यहाँ पे ये साइड में चला गया था, यहाँ पे कुछ निबंध देख लेते हैं, महत्वपूर्ण निबंध जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर में आएगा। जी हमें दोस्तों, प्रश्न संख्या लास्ट में आप लोग का 9 नंबर में निबंध आएगा। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है इसको मैं लिखना नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ आपको, आप देख लेना। जैसे स्वदेश प्रेम, या जिसको राष्ट्र प्रेम भी बोल सकते हैं, या देश प्रेम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो ये कितने साल, हर साल लगभग आप लोग के एग्जाम में आता है इस टॉपिक पे। उसके बाद प्रदूषण की समस्या और समाधान पे सेकेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है, 2010 से अब तक ये लगातार आया हुआ है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। और जो थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो छात्र और अनुशासन, या अनुशासन का महत्व या नैतिक शिक्षा का महत्व। इसे मतलब एक तरह से बोलेंगे, एक पे आप क्लियर करोगे सब पे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों काफ़ी हॉट टॉपिक है, इन पे आ सकता है 100% चांसेज है। और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, या जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यातायात का नियम, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 5 मैंने निबंध से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बता दिया। देखना आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली यही ऑप्शन में रहेंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 9 रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में मतलब 4 निबंध दिया रहेगा, उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा
निबंध। बाकी मेरी पीछे की आप वीडियो देखते आ रहे हो तो मैं कई वीडियो में निबंध लिखना बता चुका हूँ, लिख कर दिखा चुका हूँ कि कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो में चलो मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप 20 मिनट का एक वीडियो देखो निबंध का, और मेरे पास भी नहीं है क्योंकि कल आप लोग का पेपर है। इसको मैं साइड में रखता हूँ और अब हम लोग इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो ये 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें प्रमुख लेखक, उनकी रचनाओं, विधाओं से संबंधित, उसके अलावा हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव सभी से प्रश्न हैं। ओके यार, यहाँ शायद मैंने प्रिंट में केवल एक ही पेज निकाला है, माफ़ करना, केवल 8 प्रश्नों को निकाला है। आगे 9-10 जो प्रश्न हैं उनको मैं नहीं निकाला हुआ है। चलो साथ में मैं इसको सॉल्व भी करा देता हूँ, और साथ में 1 मिनट मैं प्रिंटर चालू कर लेता हूँ और निकाल भी देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा मैं यहाँ कमांड दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 1 मिनट, सॉरी, माफ़ करना थोड़ा। तब तक आप बताओ ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन का कौन सा सही होगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन की शेखर एक जीवनी किस गद्य विधा पे आधारित रचना है, इसका आप बताओ तब तक कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं 1 मिनट, मुझे 1 मिनट टाइम दो, क्योंकि आगे के क्वेश्चन को मैं यहाँ से ओपन कर लूँ। चलो तब तक सॉल्व कराता हूँ, तब तक प्रिंटर कनेक्टेड होता है। देखो, शेखर एक जीवनी किस गद्य विधा पे आधारित रचना है, हमें ये बताना है। तो आप बताओ, आप ऑप्शन में कि ये किस विधा पे आधारित रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, शेखर एक जीवनी, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको भुलवाने के लिए यहाँ जीवनी देकर काफ़ी सारे लड़के समझेंगे कि ये जीवनी विधा पे आधारित रचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेखर एक जीवनी नहीं बल्कि उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, अज्ञेय जी द्वारा लिखित है। ठीक। सेकेंड है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। हंस पत्रिका के हमें संपादक का नाम बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद। अगला है थर्ड प्रश्न कि मैला आंचल के लेखक हैं। ओके, हमें मैला आंचल के लेखक का नाम बताना है। धर्मवीर भारती, अमृत राय, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञे सब लोग जानते हो भाई, कई बार करा चुका हूँ, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, थर्ड का हम लोग का एक तरह से ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ये थर्ड वाला। उसके बाद ये चौथा प्रश्न है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। सब लोग जानते हो भाई, भारतेंदु युग को कहा जाता है हिंदी गद्य का सूर्योदय काल। बाकी ये सब गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रथम तारसप्तक काव्य संग्रह प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ओके, प्रथम जो तारसप्तक काव्य संग्रह था उसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1943 में। ठीक है, 1943 में फर्स्ट का हुआ, सेकेंड का 1951 में हुआ, और उसके बाद जो थर्ड वाला था उसका 1959 में हुआ था। इन तीनों को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलो यहाँ पे हम लोग 6 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। ओके, 6 और 6 मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, निम्न में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, या फिर यहाँ क्या भूलू किया याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, रामबिलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। सब गलत, यहाँ ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या भूलू किया याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, सिंपल। उसके बाद देखो 6 नंबर प्रश्न की साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ओके, मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। बाकी आप ऑप्शन में बता सकते हो कि साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है। अगर मैं बताऊं तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैं दोस्तों, साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद 7वीं, आप 6 के बाद 7 नंबर देख सकते हो प्रश्न की चिंतामणि के लेखक हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सब लोग जानते हो भाई, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार है। ओके, प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम बताना है। बिहारी है, हरिऔध है, जयशंकर प्रसाद है या केशव दास है। सब ये तीनों गलत, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिऔध। कौन, हरिऔध जी है, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। चलो यहाँ पे 1 मिनट 8 प्रश्न हो गया। आगे के 9-10 प्रश्न यहाँ पे प्रिंटेड मैंने निकाल लेता हूँ। 1 मिनट, माफ़ करना, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक ले लो। तब तक अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, एक बार फ़ोन भी लगा लो, क्योंकि यहाँ थोड़ा 30 सेकेंड का टाइम लगने वाला है प्रिंटिंग निकलने में। 1 मिनट मैं निकाल लेता हूँ, इसको थोड़ा रख देता हूँ। ये हम लोग का पेज 1 था ना, ये पेज नंबर 2 और ओके 9 नंबर से, और ये मैं कमांड दिया। ओके चलो, प्रिंटर हम लोग का निकाल भाई जल्द कर। ओके चलो, बस 20 सेकेंड का और इंतज़ार कर लो। ओके, निकलने लगा, 20 सेकेंड भी नहीं आपका टाइम लगेगा। तब तक अपने दोस्तों में शेयर कर दो, तब तक इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, जी हमारे दोस्तों, शेयर कर दो। ठीक है, ओके, माफ़ करना, ये थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, निकल यार जल्दा मेरे पास। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके चलो, आ गया निकल कर।
चलो प्रिंटर को चालू ही रहने देता हूँ। ये 8 के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि नाना वहाँ नाना वैसा बीएसए शिव समाज निज देखा में कौन सा रस है। ओके, इसमें हमें रस बताना है कि नाना वहाँ नाना वैसा बीएसए शिव समाज निज देखा। ओके, करुण रस हास्य रस दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है हास्य रस। इसमें ये शिव जी की जब बारात जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों विभिन्न प्रकार के मतलब समाज को सभी को देखकर मतलब लोग हंसते हैं, मतलब एक तरह से हंसी के भाव उत्पन्न होता है, तो वही इसकी व्याख्या यहाँ पे इसमें की गई है। तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सोरठा के विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या होती है। ओके, 11-11, 13-13, 11-13 या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा 11-11। जी हमें दोस्तों सोरठा के विषम चरणों यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और जो सम चरण होते हैं यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, सिंपल। ठीक, तो ये हम लोग का 10 नंबर भी प्रश्न आपको क्लियर। 11 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। ओके, ये तो आप लोग का जो तुलसीदास वाला है ना, तुलसीदास वाला शायद धनुष भंग, उसी में का ये लाइन्स है। तो इसमें उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है, हमें ये पूछ रहा है। रूपक अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, इनमें से कोई नहीं। बाकी आप ऑप्शन में बता सकते हो। अगर इसकी मैं बात करूँ तो सही ऑप्शन है फर्स्ट, रूपक अलंकार। चलो, यहाँ अपहरण में उपसर्ग, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा होता है तो अपहरण, तो अप यहाँ पे लगा है तो हम लोग का सिंपल अप हो जाएगा। अप यहाँ पे दिया हुआ है ग, 12 का हम लोग का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि चतुराई में प्रत्यय है। अब देखो यहाँ पे चतु, यहाँ पे चतु प्लस आई नहीं बल्कि चतुर प्लस आई होगा। ठीक, तो यहाँ चतु और राई यहाँ पे कितने लोग प्रत्यय जो लास्ट में लगा होता है, तो राई यहाँ पे कितने लोग लगाएंगे फर्स्ट पे, तो ये गलत हो जाएगा। आप लोग का राई नहीं बल्कि इसमें आई होगा, क्योंकि यहाँ जो आगे शब्द बचता है उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। तो चतुर प्लस आई इसका अलग अलग करोगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पे आई प्रत्यय है न कि राई, ये गलत हो जाएगा, ये थर्ड वाला सही होगा। चलो अगला, शताब्दी में कौन सा समास है। ओके, हमें शताब्दी में समास बताना है कि शताब्दी में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 14। ठीक है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन द्विगु। शताब्दी मीन्स 100 वर्षों का समय, संख्या बोधक है, और जो संख्या बोधक हो जाता है वो द्विगु समास होता है। और जैसे ये माता पिता हो गया, माता पिता, ये बीच में हाइफन आ जाता है, और जिसका आप समास विग्रह करते हो तो बीच में और अथवा या आता है। ठीक, इसका समास विग्रह करोगे तो इसका मतलब होगा माता और पिता, अथवा ये भी हो सकता है कि माता या पिता, तो इसमें आप लोग का द्वंद्व समास हो जाता है। लेकिन जो संख्याबोधक होता है जैसे शताब्दी है तो इसमें द्विगु समास होगा। ठीक, चलो 14 नंबर प्रश्न भी क्लियर। इधर हम लोग आ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि कुम्हार का तत्सम रूप है। ओके, कुम्हार का तत्सम रूप कुमार है या कुम्हार है या कुंभकार है या काष्ठ है। सही ऑप्शन कुंभकार। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुंभकार इसका तत्सम रूप हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में आग का परिवाची शब्द, आग का परिवाची शब्द अग्नि। देखो अग्नि सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, आप फर्स्ट में देखोगे अग्नि, आप 16 नंबर का फर्स्ट जो ए ऑप्शन रहेगा उसको अपने मार्कशीट में भर दोगे। उसके बाद देखोगे कि जलज पावक, अरे यार ये भी होगा, तो इस प्रकार ये क और ग दोनों होगा। और यहाँ देखो ये इस ऑप्शन में क तथा ग दोनों, मतलब ये दोनों सही है। तो हम लोग का असली जो राइट ऑप्शन होगा ये फोर्थ वाला होगा। तो आपको 16 के फोर्थ ऑप्शन में डी वाले ऑप्शन को आपको रंगना होगा। तो थोड़ा ऑप्शन को भी आप ध्यान से पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में मतलब ऐसे कर देना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलो इसके बाद 16 के बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि यद्यपि में संधि है। ओके, यद्यपि में हमें कौन सी संधि है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। तब तक आप बताओ ऑप्शन में, तब तक थोड़ा मैं एक बार और पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, चलो हमें यद्यपि में संधि बताना है कि यद्यपि में कौन सी संधि है। यदि प्लस अपि, यद्यपि, इसमें हमें गुण संधि है, ये वृद्धि संधि, यण संधि, या इनमें से कोई नहीं। आप बताओ। अगर मैं इसका सही ऑप्शन बताऊं तो ग हो जाएगा यण संधि। जी हमारे दोस्तों, यद्यपि में यण संधि है। बाकी चलो आपने पढ़ा होगा अच्छे से, इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो टाइम काफ़ी लगेगा। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न है कि मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। ओके, हमें मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप बताना है। मधु न होगा, मधुव्य होगा, मधु ने होगा या मधुव्य होगा। सब लोग इस पे आशा कर रहे होंगे और बिल्कुल यही राइट होगा। चतुर्थी विभक्ति मधुव्य होता है, खासकर हर चीज़ में, जैसे बालकव्य तीसरी या चतुर्थी में लगभग व्यह आता है। ठीक, चलो 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। ओके, हमें नदी का
तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप बताना है। न दऊ होगा, न दिव्य होगा, न दिवी होगा या न दिशु होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा न दिव्या। जी हाँ मेरे दोस्तों, नदिया का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप तो न दिव्या होगा। हाँ यही होगा हम लोग का 19 नंबर का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि आप लोग देख सकते हो कि पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन रूप है। ओके, हमें पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष, लट लकार चूंकि आज्ञा के रूप में प्रयोग होता है शायद, हाँ, तो इसका उत्तम पुरुष एकवचन रूप बताना है। तो वो होता है हम लोग का क्या होता है, पठामा पठाव पठामी, ठीक, पठाव पठाम पठा, सॉरी काफ़ी इसमें कंफ्यूज हो जा रहा है। चलो देखो मैं शुरू से ही पढ़ देता हूँ। देखो, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठाव पठामह। तो हम लोग का उत्तम पुरुष में क्या हुआ, पठामी पठाव पठामह। तो हम लोग का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या हुआ, पठामी हुआ, ये वाला, क्योंकि पठामी पठाव पठामह आ रहा है, ठीक, तो ये पठामी हो गया, ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 20 नंबर भी प्रश्न क्लियर। इस प्रकार हम लोग के ये 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ के समाप्त होते हैं। अब चलो यहाँ के हम लोग ऑब्जेक्टिव, ये पेपर का है एक, ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक मिनट, इसको मैं साइड में रखता हूँ। इस पेपर के हम लोग ऑब्जेक्टिव को, और इसमें सब्जेक्टिव भी शायद क्वेश्चन है, तो चलो सबको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी देखो आप लोग को पेपर आप सब लोग जानते हो कि कैसे आएगा। शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट। आप सब लोग जानते हो कि 20 मार्क का शुरू में ऑब्जेक्टिव आएगा जिसका आंसर OMR शीट पे देना होगा। उसके बाद 50 मार्क का आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न होगा जिसको वर्णनात्मक प्रश्न कहा जा रहा है। उसमें जो फर्स्ट प्रश्न होगा 2 गद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा जो 6 मार्क में होगा। और सेकेंड प्रश्न में 2 आप लोग का पद्यांश दिया रहेगा जिसमें से कोई एक करना होगा जिसका आपको 6 मार्क मिलेगा। जो थर्ड प्रश्न होगा वो हिंदी में ही पीछे श्लोक वाले पार्ट है, श्लोक वाले पार्ट में से क्या होगा कि 2 आप लोग का गद्यांश, श्लोक मतलब श्लोक वाला पार्ट भी है और लेसन वाला भी पार्ट है, मतलब जैसे हिंदी के संस्कृत के लेसन है तो लेसन से आप लोग का 2 गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना होगा जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। और उसी प्रकार चौथा जो प्रश्न होगा आप लोग को उन्हीं चैप्टर में से श्लोक जो होंगे जिनको आपको पद्यांश कहा जा रहा है, 2 श्लोक होंगे, उसमें से किसी एक श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना होगा और साथ में उसका संदर्भ लिखना होगा जिसका भी आपको 5 मार्क मिलेगा। तो 1 2 3 4 तक कुछ ऐसे प्रश्न होंगे। 5वां प्रश्न होगा जो आपका खंड काव्य से रिलेटेड होगा, तो खंड काव्य आप लोग देख लेना जिस जिले से हो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद जो 6 नंबर प्रश्न रहेगा, 6 का क और 6 का ख, 2 प्रश्न होगा। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय होगा और लेखक में आप लोगों ने याद किया होगा, मैं बता दूं, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक जयशंकर प्रसाद का 100% आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा। और कवि में आप लोग तुलसीदास का, सूरदास का, महादेवी वर्मा का, इन तीनों का आप लोग याद कर लेना और 1 2 और किसी का याद कर लेना, आप लोग एग्जाम में फंस जाएगा। कम से कम मिनिमम 4 आप लोग पद्य पाठ से याद कर लेना। उसके बाद जो 7वां प्रश्न होगा वो तो आप लोग को श्लोक से होगा जो निश्चित होगा 2 मार्क का, और श्लोक मैंने अभी शुरू में ही बता ही दिया आपको। और जो 8वां प्रश्न होगा, 7वें के बाद जो 8वां प्रश्न होगा वो आप लोग का जो हिंदी में पीछे संस्कृत वाला पार्ट है ना, उसी संस्कृत वाले चैप्टर से 4 ठे प्रश्न होंगे, चारों में से किसी 2 का आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 2 मार्क का, यानी 4 मार्क आपको वहाँ से मिल जाएगा। और 9वां जो प्रश्न होगा और अंतिम जो प्रश्न होगा वो आप लोग का निबंध लेखन से संबंधित होगा, 9 मार्क का, जो मैंने अभी शुरू में एक्सप्लेन किया है आपको। तो कुछ इस प्रकार का आप लोग का हिंदी का पूरा पेपर पैटर्न होगा। चलो ये जो पेपर में कुछ क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट आई कैन से यू दिस इज नॉट ऑफिशियली बोर्ड पेपर, इट्स क्रिएटेड बाय मी। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का ना 1 घंटे का टाइम मतलब मिलेगा, लेकिन आपको 1 घंटे ऑब्जेक्टिव में नहीं लेना है, खासकर हिंदी में। मैथ में आप 1 घंटे ले सकते हो, लेकिन हिंदी में आप 20 ऑब्जेक्टिव है तो उसको आराम से 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। और ये 20 से 25 मिनट आप बचाकर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 50 मार्क के, उनमें आपको टाइम देना है। क्लियर? चलो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस साइड। यहाँ पे हम लोग चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना हम लोग चालू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर बता सकते हो कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। 1 मिनट पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसका बताओ। ओके, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है ये हमें बताना है। सही ऑप्शन, चूंकि ऑप्शन है कि जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र। मैं कई वीडियो में करा चुका हूं इस क्वेश्चन को कि यह जीवनी विधा पे आधारित रचना है। सिंपल, अभी हमने पीछे भी देखा। भारतीय युग के निबंधकार है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय या बालकृष्ण भट्ट। सही ऑप्शन ये बी वाला है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद है
कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी में कुल कितने, तो कुल 7 पात्र हैं भाई। कुल कितने पात्र हैं, तो 7 पात्र, कुल 7 पात्र। ये गो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4th नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ओके, विचार विधि आचार्य रामस्वरूप का इतिहास ग्रंथ गलत, यश उजलियाग यशपाल का निबंध गलत, ये रामधारी सिंह दिनकर है शायद इसके लेखक। डॉक्टर राघेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार नहीं भाई, संस्मरण लेखक है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, 3 गलत, तो भाई ये हम लोग ऑब्वियसली कि चौथा सही हो जाएगा। चलो 5वां प्रश्न है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल, मध्यकाल, युद्धकाल, श्रृंगार काल। सही ऑप्शन है फर्स्ट, वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है। ओके, हम लोग का ये 5वां प्रश्न हो गया। चलो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्न संख्या 6 कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 6 आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि राम वृक्ष बेनी पुरी किस निबंध के लेखक है। पूस की रात, ठलुआ क्लब, बट पीपल, गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, चलो क्या भूलू क्या याद करूँ, किस गद्य विधा पे आधारित रचना है भाई, आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। बिल्कुल 100% राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यामा रचना के लेखक है महादेवी वर्मा, सीधे सीधे डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, जिसमें करुणा होता है यानी शोक होता है, तो शोक इसका स्थायी भाव हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, बाकी ये गलत हो जाएगा। चलो 10 नंबर प्रश्न है कि चरण कमल बंदऊ हरिराय में कौन सा अलंकार है। ओके, ये भी आप लोग का हिंदी के पद्य पाठ में शायद फर्स्ट ही पता नहीं सूरदास जी द्वारा शायद ये की लिखित लाइंस हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, लेकिन हाँ चलो उसी का शायद है रूपक अलंकार। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक, सममात्रिक छंद। सिंपल। चलो अगला प्रश्न है कि उपसर्ग से हमें कि उत्कर्ष में उपसर्ग है, सिंपल है उत, यहाँ उत उपसर्ग है, ना कि ये उत और ये उत तक, ये वाला उत प्लस कर्ष। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं, इधर आ जाते हैं। हम लोग का ये हो गया 12 नंबर प्रश्न। इधर हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 1 मिनट। 13 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि दासत्व शब्द में प्रत्यय है। ओके, हमें दासत्व शब्द में प्रत्यय बताना है जो अंत में लगा आता है, तो प्रत्यय है। अगला है 14 नंबर प्रश्न कि देश विदेश में कौन सा समास है। ओके, देश विदेश में हमें समास बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें द्वंद्व समास होगा आपका, ऐसे शब्दों में द्विगु समास संख्याबोधक चूंकि होता है। क्लियर, तो 14 नंबर प्रश्न भी आपका क्लियर। चलो हम लोग 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप, सीधे सीधे हरिद्रा होगा, हल्दी नहीं होगा, हल्दिका नहीं होगा, हरद्रिका नहीं होगा, हरिद्रा ये होगा। ठीक, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में आम का परिवाची शब्द, आम का परिवाची शब्द बताना है, क्षीर नहीं, अंबर नहीं, सोम ये नहीं, अमृत का होता है, रसाल हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इत्यादि में संधि। ओके, हमें इति प्लस आदि यानी इत्यादि में संधि है, तो ये संधि सीधे सीधे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है, सिंपल, अभी हमने किया शायद मधुभ्य। उसके बाद नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप, तो वो हो जाएगा नदीभ्य, सिंपल। बहुवचन रूप में तो यही आता है लगभग भ्य तृतीय चतुर्थी में। उसके बाद 18, 19, 20 नंबर यहाँ पे प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि बट पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। ओके, पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है, तो होता है ना, आप पढ़े होंगे कि पठतु पठताम पठंतु होता है, तो पठतु हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 20 हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब चलो ये सब्जेक्टिव हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें देख सकते हो ये दिया हुआ है, और इधर एक अथवा कर यहाँ पे अथवा है, और इधर एक प्रश्न दिया हुआ है, 2 प्रश्न दिए हुए हैं। मैंने बताया कि दोनों में से कोई एक आपको करना है। चलो यहाँ पे देखो, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मत बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। इसी लाइन से मालूम चला कि ये मित्रता वाला जो आप लोग का चैप्टर है उसी का, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसी का ये लाइन से। यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको यहाँ तक ये अंडरलाइन किया हुआ, यानी इस अंडरलाइन की आपको व्याख्या करनी है। इसका चूंकि संदर्भ लिखना है तो संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रेखांकन अंश की आप व्याख्या करते रहना है। यहाँ पे हमें एक नॉर्मल प्रश्न पूछा कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियसली मालूम हो जाएगा, अपने हिसाब से बनाकर इसका आंसर लिख लेना। बाकी मैं सेकंड अगले प्रश्न पे चलता हूँ। यहाँ देखो, ये आप लोग का आपको वो करना है या ये करना है, दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन मैं दोनों को बता देता हूँ। देखो, पहले पहाड़ काटकर खोखला कर दिया गया, यहाँ पहाड़ आ गया,
पहाड़ की आप लोग का जो अजंता वाला चैप्टर है ना, उसी में आपको पहाड़ों का नाम सुनने को मिलेगा, ठीक, जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने, ये उसी का है, आप लोग पूरा पढ़ते रहना। यहीं से मैं पहचान गया कि ये आपके अजंता से, सिंपल। और यहाँ पे देखो, यहाँ से और यहाँ तक ये रेखांकित अंश किया है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे पूछा है, तो आप व्याख्या करते रहना और गद्यांश का संदर्भ लिख देना, चूंकि मैं बता दें कि ये आपके अजंता चैप्टर से है, जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। और ये एक नॉर्मल सा प्रश्न है, इसको पढ़ोगे तो इसका आंसर आप लोग लिख लोगे, आप लिखते रहना। अब मैं आगे चलता हूँ। अगला यहाँ पे सेकंड जो प्रश्न होगा वो आप लोग का 2 पद्यांश दिया रहेगा, एक यहाँ पद्यांश दिया है, एक यहाँ पे पद्यांश दिया है, और इससे रिलेटेड 3 थे यहाँ पे प्रश्न पूछा रहेगा, जिसका आंसर आपको देना है। दोनों में से कोई एक करना है, ये करो या आपको ये करो, दोनों में से कोई एक करना है। जैसे चरण कमल बंदऊ हरिराई है, जाकी हित पंगु गिरी लगही, ये है। तो देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में आपको यहाँ तो पूरा देखो, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए, पूरा व्याख्या पूछा है। आपके एग्जाम में हो सकता है 2 लाइन का भी आपको अंडरलाइन कर दे और केवल 2 लाइन की आपसे व्याख्या पूछ दे। क्लियर? तो ये कैसे मतलब क्वेश्चन बनेंगे वो तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है। तो चलो बाकी ये मैं आपको बता देता हूँ। ये चरण कमल बंदऊ हरिराय, ये जो सूरदास जी वाला अभी हमने देखा, हाँ ये सूरदास जी वाला जो चैप्टर है ना, उसी का है, शायद सूरदास का पद है ना उसका नाम, हाँ पद का ही है। तो सूरदास के पद वाले चैप्टर से है ये, तो आप इसका मतलब संदर्भ लिखते रहना। और चूंकि इसमें आप कैसे संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, इसमें रचयिता शब्द यूज करोगे, या जिसके कवि सूरदास हैं, इस तरह यूज करोगे, सिंपल। उसके बाद पद्यांश की आप व्याख्या करते रहना इसकी। इसमें प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं, तो वो तो कृष्ण की चरणों की बार बार वंदना करते हैं, सिंपल। तो ये हो गया। उसके बाद ये आ जाता है, ये आप लोग ये देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाचर। ये देखो, ये आप लोग का जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है एक चैप्टर स्वदेश प्रेम पद्यांश में, उसी का ये लाइन से। तो इसका पद्यांश का आप संदर्भ लिख ले रहना और व्याख्या आप कर देख लेना, कर लेना। बाकी उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कवि का क्या तात्पर्य है, कवि का क्या तात्पर्य, तो यहाँ सिंपल अपने मतलब भाई देश के बारे में, अपने वैभव के बारे में, या पीछे के जितने भी लोग हैं, महान लोग हैं, उनकी यहाँ व्याख्या एक तरह से की जा रही है, सिंपल आप लोग लिख देना। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो थर्ड प्रश्न होगा वो आप लोग का हिंदी के पीछे संस्कृत वाला पार्ट है, उसमें श्लोक हैं और उसके अलावा कुछ मतलब गद्यांश भी है। तो यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न होगा वो 2 गद्यांश दिया रहेगा, जिसका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा और साथ में संदर्भ लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क। और इसमें अभी चौथा जो प्रश्न होगा उसमें आपको 2 श्लोक दिया रहेगा, जिसका हिंदी अनुवाद और आप लोग को संदर्भ लिखना होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे है कि एकदा बहवः जना धूमियाना, यानी रेलगाड़ी आरोही नगरम प्रति गच्छन्ति। यही फर्स्ट ही लाइन से आपको क्या पता चलता है कि आप लोग का जो प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला चैप्टर है ना, उसी की ये लाइन से। तो आप इसका सिंपल सा संदर्भ लिख देना। इसमें संदर्भ लिखते समय आपको लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो आप इसका संदर्भ लिख देना और साथ में इसका हिंदी अनुवाद आपने पढ़ा होगा, सब लोग जानते हो, आप कर देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। क्लियर? इधर आ जाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इधर आ जाता हूँ मैं, ये देखो आप लोग का वाराणसी वाले चैप्टर से है, यहीं पे फर्स्ट ही लाइन से ये पता चल गया, अथवा वाला ये। तो आप दोनों में से पीछे वाला या ये वाला, दोनों में से कोई आप एक करना है आपको। कोई भी आपको दोनों आ रहा है, लेकिन आपको कोई एक ही करना है, सिंपल, ठीक। तो चलो आप इसको करते रहना, संदर्भ लिखते रहना, हिंदी अनुवाद लिखते रहना। देखो 100% आप लोग के एग्जाम में ना वाराणसी वाले चैप्टर से और ये प्रबुद्धो ग्रामीण जो है, इन्हीं में से आप लोग का ये यहाँ पे देगा 100%, ये लगभग निश्चित है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 श्लोक यहाँ पे दिया रहेगा चौथे प्रश्न में, जिनमें से किसी एक का आप लोग को संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए, जैसे ये पहला श्लोक है कि सार्थक प्रोसुतो मित्र भार्या गृहम मित्रे सतः आतुरस्य विश्रम मित्र दानम मित्र मरिष्यत। ओके, तो यहाँ पे मतलब वही कह रहा है कि घर पे जो मित्र होती है वो पत्नी होती है, जो देखो सार्थक प्रोसुतो मित्रम, ओके, मतलब बाहर जो मित्र होता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पैसा होता है। घर पे जो मित्र होती है वो पत्नी होती है। आतुर से विश्वम मित्रम दानम मित्र मरिषित, ओके। और जो एक तरह से रोगी है उसका जो मित्र होता है, भाई रोगी को उपचार करने वाला होता है, और जो मरने वाला होता है उसका जो एक तरह से होता है वो जो दान होता है वो मित्र होता है, सिंपल, ठीक। तो इसका ये अर्थ है। तो हिंदी इसका अर्थ लिखते रहना और साथ में इसका संदर्भ लिखते रहना। संदर्भ ये किस चैप्टर से है आपका, तो आप लोग का जो पीछे संस्कृत वाला पाठ है ना, उसी में एक चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे, जीवन सूत्राणी। जीवन सूत्राणी से ही ये श्लोक है। और ये तो बंधन मरण वापी जय वापी पराजय, सब लोग जानते हो कि वीर वीरेण पूज्यते वाला जो चैप्टर है उसी का है।
तो इसका आप लोग संदर्भ या हिंदी अनुवाद दोनों में से किसी एक का करना है, आपको 5 मार्क मिल जाएगा, आप करते रहना। 5वां प्रश्न खंडकाव्य से रिलेटेड होगा, तो खंडकाव्य चूँकि आप याद कर लिए होंगे, मुझे जहाँ तक आशा है अपने अपने जिले का। और यहाँ मैंने बताया कि आपको जयशंकर प्रसाद का 6 प्रश्न के क के अंतर्गत लेखकों का जीवन परिचय आएगा, तो आप जयशंकर प्रसाद का और रामचंद्र शुक्ल का 2 का याद कर लीजिएगा, आपको 5 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ देखो जीवन परिचय लिखते समय थोड़ा फ्लो चार्ट भी साइड में बना लेना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट में आपको ऐसे मतलब बनाकर यहाँ सबसे पहले जन्म जब हुआ था, उसके बाद इनका जैसे माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद रचनाएं, और रचनाएं लिख देना, और फिर मृत्यु कब हुई थी लिख देना है। फ्लो चार्ट एक बना लेना। उसके बाद सिंपल मतलब यहाँ हेडिंग डालकर जिनका भी जीवन परिचय लिख रहे हो यहाँ पे आप नॉर्मल जैसे लिखते हो लिख देना। ये फ्लो चार्ट बना लेना, नहीं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। उसी प्रकार ख में रहेगा आप लोग का कवियों का जीवन परिचय। तो कवि में आप तुलसीदास, सूरदास, और एक आप लोग तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, और एक किसी और का 4 का कम से कम याद कर लेना। ऐसे तो आप तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा 3 का याद कर लेते तो आपके एग्जाम में 100% फंस ही जाएगा। उसके बाद श्लोक जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, 2 मार्क का आपका निश्चित है। और अंत में यहाँ देखो, यहाँ पे ये आप लोग का 4 प्रश्न दिया हुआ है 8वें प्रश्न के अंतर्गत, जिसमें से आपको 2 का उत्तर देना है और आपको 4 मार्क मिल जाएगा। चंद्रशेखर स्वनाम की मकतियत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजादा अखियत, सिंपल। कुतुर्मण्डलम मंगलम भवति, तो वाराणसी। 2 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया, 2 को आपको छोड़ देना है, आपको 4 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अंत में आप लोग का निबंध से संबंधित होगा, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया, राष्ट्र प्रेम की भावना, या जिसको आप स्वदेश प्रेम भी बोल सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक, प्रदूषण की समस्या समाधान फंसेगा ही फंसेगा। जीवन में अनुशासन का महत्व, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग किसी एक टॉपिक पे देख लेना, और किसी भी टॉपिक पे आए वो तो आपको अपने बनाकर ही लिखना होता है निबंध, कोई निबंध याद थोड़े किया जाता है। तो ये पेपर रहा, इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया पूरा का पूरा। ठीक, तो इसको रखता हूँ अब मैं साइड में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। 1 मिनट यहाँ पे माफ़ करना, 1 मिनट। चलो इस पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, चलो इसको हम लोग अब देख लेते हैं, देख सकते हो। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग का कल पेपर है उसके लिए। देखो सबसे पहला ये जो प्रश्न है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बाकी आप साथ में आंसर भी देते रहना कमेंट बॉक्स में। खुशबू के शिलालेख काव्य के लेखक कौन है? ओके, खुशबू के शिलालेख काव्य के लेखक का हमें नाम बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, जयप्रकाश भारती या भगवत शरण उपाध्याय। हमें ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट का ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। खुशबू के शिलालेख के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सिंपल। ठीक, उसके बाद देखो सेकंड प्रश्न है, लहरों के राजहंस किस विधा पे आधारित रचना है? हमें ये बताना है। सॉरी माफ़ करना, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, गला बार बार बैठने टाइप का होने लग रहा है। चलो बताओ आप लोग, ये सेकंड प्रश्न है कि लहरों के राजहंस किस विधा पे आधारित रचना है? ओके, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, कहानी। तो भाई लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा पे आधारित रचना है। हमने पीछे शायद इस प्रश्न को देखा है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 3rd नंबर कि नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पे आधारित रचना है? भाई नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलू के याद करूँ आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। ओके, चलो आगे हम लोग का 3rd के बाद 4th नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 4th नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लीजिए। मैला आंचल राहुल संकीर्तन की काव्य कृति है। मुंशी प्रेमचंद गोदान प्रसिद्ध, ओके, मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हमने तो अभी शुरू में ही एकदम देखा था ये। ठीक, चलो गुनाहों का देवता बाबू ये गलत, ये सुमित्रा उपन्यासार गलत कवि हैं। तो ये चलो हम लोग का चौथा प्रश्न भी हो गया। 5वां प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि जय पराजय रचना के लेखक का नाम है राजेंद्र यादव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्र नाथ हंस। सही ऑप्शन है फर्स्ट, राजेंद्र यादव जय पराजय के लेखक हैं, तो राजेंद्र यादव फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये हम लोग का 5वें प्रश्न का सॉरी यार, नहीं जय पराजय के नहीं, उपेंद्र नाथ ये सॉरी ये है उपेंद्र नाथ अस्क है, ये नहीं है, राजेंद्र यादव नहीं है। मैंने शायद प्रतिशोध के लेखक हैं। चलो इसको मैं कट कर देता हूँ, ये फर्स्ट 4th वाला सही कर देना, फर्स्ट वाला कट कर लेना। ये उपेंद्र नाथ अस्क है जय पराजय के लेखक। क्लियर, आप लोग याद रखना इस चीज़ को। अगला चलो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। और देखो जय पराजय नाम से ही एक और मैं आपको बता देता हूँ, इसी नाम से ना एक श्याम नारायण पांडे ने भी रचना की है, श्याम नारायण पांडे ने। तो
दोनों में से जैसे उपेंद्र नाथ अस्क या श्याम नारायण पांडे, दोनों में से ऑप्शन में रहेगा तो कोई एक ही रहेगा। क्लियर। चलो 5वां प्रश्न भी हो गया। इधर हम लोग आ जाते हैं 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न पे, प्रतिशोध। ओके, प्रतिशोध के लेखक है प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पथ या मैथिली शरण गुप्त। तो देखो जो प्रतिशोध है वो मैथिली शरण गुप्त और वीर सावरकर, इसके भी 2 लेखक है। मैथिली शरण गुप्त और एक वीर सावरकर, 2 लेखक है। ये मैथिली मतलब प्रतिशोध नाम से जो रचना है, तो ऑप्शन के अनुसार तो हम लोग का मैथिली शरण गुप्त ही सही होगा, ये वाला। चलो उसके बाद 7वां हम लोग का है कि आवारा मसीहा किस विधा पे आधारित रचना है? जीवनी, आत्मकथा, नाटक या संस्मरण। हमें 7वें क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जीवनी आवारा मसीहा किस विधा पे आधारित रचना है, तो सिंपल है जीवनी। चलो 8वां प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि भूले बिसरे चित्र नामक कृति के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण उपाध्याय या भगवती चरण वर्मा या हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? तो भूले बिसरे चित्र के जो लेखक है वो भगवती चरण वर्मा है, ये गो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की ठूठा आम के लेखक है अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। तो फर्स्ट हम लोग का ये 9 का जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ओके, 10 नंबर प्रश्न है कि राजेंद्र यादव की परीक्षा किस विधा पे आधारित रचना है? ओके, हम लोग का 10 नंबर प्रश्न क्या है कि राजेंद्र यादव की, देखो प्रतीक्षा था, मैं प्रतिशोध पीछे बोल रहा था, प्रतीक्षा राजेंद्र यादव द्वारा लिखित प्रतीक्षा है। ओके, तो राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पे आधारित रचना है? कहानी पे, नई कविता पे, नाटक पर या भेंटवार्ता पे? 10 नंबर हम लोग का प्रश्न है। तो देखो जो राजेंद्र यादव जो लिखित ये प्रतीक्षा है नई कविता पे आधारित रचना है। काफ़ी लोग इसको कहानी बोलेंगे, पिछला मैं वीडियो भी बनाया था तो उसमें नहीं, कहानी नहीं है भाई, नई कविता विधा पे आधारित रचना है। क्लियर। हालांकि ये राजेंद्र यादव एक प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं, लेकिन जो ये रचना है इनकी प्रतीक्षा, ये नई कविता विधा पे आधारित रचना है। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हाथी जैसा देह। ओके, अब आगे ये आप लोग के व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। चलो, जैसे हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज सी चाल। भाई पढ़ने से ही इसमें आपको हंसी आ रही होगी, इसमें हास्य रस हो जाएगा, सिंपल हास्य रस इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन के अनुसार। चलो हास्य रस यहाँ ये मत समझ लेना, हास्य रस इसमें है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि सोहत ओदपीठ पटु श्याम सलौने गात, मनो नीड़मणि शैल पर आत्मु प्रभात। भाई ये तो आप लोग का चैप्टर से ही है, गद्य पाठ के, गद्य पाठ के बोल रहा हूँ, पद्य पाठ के। इसमें हमें क्या पूछ रहा है? उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, हमें अलंकार पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है? सिंपल उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। ठीक, चलो 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न है कि सुन्नत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। देखो ये तो आपका रामचरितमानस से ली गई ये पंक्तियाँ है। इसमें हमें कह रहा है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं, हमें प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि इसके दूसरे, यहाँ पे देखो इसके दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में हमें मात्राओं की संख्या बताना है। ओके, देखो ये रामचरित में लिखित एक प्रसिद्ध सोरठा है। ठीक है, सोरठा विधा की मतलब ये लाइन से सोरठा से संबंधित है। तो सोरठा में आप सब लोग जानते हो क्या होता है। सोरठा एक मतलब समात्रिक छंद होता है और यह दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों यानी पहले और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है और जो सम चरण होता है यानी दूसरा और चौथा उसमें 13 मात्राएं होती है। सिंपल। तो इसका हम लोग का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, 13। ठीक, प्रश्न संख्या 13 का हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला हम लोग 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि अभिलाषा शब्द में उपसर्ग है। ओके, उपसर्ग हमें बताना है तो अभिलाषा, इसमें अभी उपसर्ग हो जाएगा, आगे अभी लगा है तो सिंपल ये क वाला हम लोग का सही हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग पहले लगा होता है। क्लियर। तो 14 नंबर प्रश्न भी क्लियर। 15 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि हंसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भाई हंसाई, हंस प्लस आई। ठीक है, आई इसमें प्रत्यय है जो किसी शब्द के बाद में लगा होता है। तो यहाँ पे साई ये नहीं है, साई नहीं है, आई प्रत्यय है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? भाई पाप पुण्य में हमें समास बताना है तो पाप और पुण्य द्वंद्व समास हो जाएगा, द्विगुण नहीं होगा, ये संख्या बोधक होता है। तो 16 का हम लोग का ग ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये थर्ड वाला। इधर हम लोग आ जाते हैं। इसके बाद 16 के बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे देख सकते हो हमें सावन का तत्सम रूप बताना है। भाई सावन, आपने सावन भादो मास ऐसे सुना होगा तो ये सावन क्या है? श्रावण है,
श्रवण है या श्रम है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सावन को हम लोग इसका तत्सम रूप श्रावण हो जाएगा, ठीक है। ये महीने का एक तरह से नाम होता है। और ये श्रवण नहीं, ये तो श्रवण का होगा, जो श्रवण कुमार होते हैं उनका श्रवण ये हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, श्रम ये तो कार्य का होता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सावन का तत्सम रूप श्रावण हो जाएगा, ठीक। चलो, यद्यपि का संधि विच्छेद कई बार मैं आपको करा चुका हूँ। यद्यपि में कौन सा संधि है, तो यण संधि है, ठीक है। यद्यपि में कौन सी संधि है, यण संधि है, आप लोग ध्यान रखना। और इसका हम लोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यदा प्लस अपि। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं यद्यपि, यदा प्लस अपि, यदा आ रहा है प्लस अपि नहीं, यण संधि नहीं होगा यार, यद्यपि, यद यद अ प्लस अ, ये तो यद नहीं यार, यहाँ पे देखो ध्यान देना, देखो थोड़ा ध्यान दो इसमें। यद्यपि देखो, अगर यदा प्लस अपि करे तो वो यद्यपि नहीं होगा, बल्कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यद्यापि हो जाएगा। तो यह आ तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, एक तरह से ये नहीं होगा हम लोग का, ये होगा यदि प्लस अपि। देखो यदि छठी और प्लस अ, यानी यहाँ ये किसका गुण है, ये यण संधि का गुण है, ये मिलकर यह इस टाइप का हो जाता है, ठीक। ये यण संधि है और इसमें ये यदि प्लस अपि संधि है, सिंपल। इसका संधि विच्छेद मतलब ये होगा। उसके बाद 19 नंबर, 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न है कि फलाभ्याम रूप है फल शब्द का। ओके, हमें फलाभ्याम रूप बताना है, फल शब्द का कौन सा है। तो फलाभ्याम किस में आता है भाई, सब लोग पढ़े होंगे आप लोग, ये तो एकदम लास्ट में आता है ना फलाभ्याम। तो हमें बताना है कि तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, या सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, या पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, हमें बताना है 19 का। भाई अंत में नहीं आता है फलाभ्याम, तो शुरू में ही आते हैं ना, फलाभ्याम फलाभ्याम शुरू में ही आते हैं। तो इसका हम लोग का 19 का हम लोग का जो सही ऑप्शन होगा वो हम लोग का ये होगा, पंचमी विभक्ति द्विवचन। पंचमी विभक्ति का ये द्विवचन रूप है, बीच में आता है, जैसे बालकाभ्याम, बालकाभ्याम भी बीच में आता है बालक के रूप में, सिंपल। चलो अगला हम लोग 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पटिश्यामी रूप है पट धातु का। ओके, हमें पटिश्यामी रूप बताना है, पट धातु का कौन सा है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या लीट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, या लीट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, या फिर विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ पे देखो हम लोग का यहाँ पे दो शायद एक ही ऑप्शन है, लिट लकार नहीं, ये लिट लकार द्विवचन, लिट लकार एक वचन। ओके, ये हम लोग का सही है। पटिश्यामी पटिश्याव पटिश्यामा होता है, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। पटिश्यामी पटिश्याव पटिश्यामा एक वचन का ये रूप होगा, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। गौ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का हम लोग का, ठीक। चलो ये हम लोग का 20 ऑब्जेक्टिव हो गया, इसमें मैंने केवल 20 ऑब्जेक्टिव ही शामिल किया था इस वीडियो में। चलो हम लोग आगे, इसको अब मैं साइड में रखता हूँ, इधर मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ये वाला, ठीक है। इधर इधर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें हम लोग का चलो इधर हम लोग का गद्यांश पद्यांश से भी संबंधित प्रश्न है, इधर आप लोग देख सकते हो। लेकिन चलो इस वीडियो में मैं केवल ये जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हीं को कराता हूँ, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी जा रही है। और चूँकि गद्यांश पद्यांश में मैं आपको बता दूँ कि आप लोग देख लेना, आप लोग खुद से तैयार कर लेना। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो लिखित चैप्टर है गद्यांश में, और रामचंद्र शुक्ल, इसके सारे गद्यांश तैयार कर लेना। 100% इसमें से आप लोग को एग्जाम में फंसेगा। और पद्यांश में तो आप लोग देख लेना, तुलसीदास जी वाले से सूरदास वाले से 100% आप लोग को एग्जाम में फंस ही जाएगा। और चूँकि संस्कृत वाले गद्यांश में मैंने आपको बताया कि वाराणसी वाला चैप्टर और प्रबुद्धो ग्रामीणों वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से आना ही आना है। और श्लोक में आप लोग जीवन सूत्राणी का श्लोक मतलब निश्चित है आएगा ही आएगा एक, और एक श्लोक को भी याद कर लेना। चलो यहाँ जो ये ऑब्जेक्टिव है इसको मैं फटाफट सॉल्व करा देता हूँ, जो 20 मार्क का है। चलो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे देख सकते हो, पंचवटी नामक कृति के रचनाकार का हमें नाम बताना है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, विष्णु प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या महादेवी वर्मा, ठीक है। तो अभी हमने पीछे शायद इस प्रश्न को किया। पंचवटी नामक कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। भारतीय युग के निबंधकार तो बालकृष्ण हम लोग के भट्ट हैं, ठीक है। चलो, नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। निम्न कथनों में इसको ये कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी थे, या झलमल कहानी के लेखक पद्मलाल, बिल्कुल राइट ऑप्शन, ये झलमल कहानी के लेखक पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी ही हैं, ठीक। चलो हम लोग का फोर्थ का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न कर लेते हैं कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सिंबल वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है, इसको नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इधर मैं आ जाता हूँ इस बगल। 5 के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न पे कर लेते हैं कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध संग्रह है।
ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप, विचार विधि या फिर ठूठा आम। ठीक है, हमें ठूठा आम, ये फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 6 के लिए, और सही ऑप्शन यही है। ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। उसके बाद एक घुट नामक नाटक के लेखक काफ़ी प्रसिद्ध है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलो अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि द्विवेदी युग की समय सीमा। ओके, हमें द्विवेदी युग की समय सीमा बतानी है। 19 से 1918 ईस्वी तक, या 1850 से 19 तक, या 1918 से 1936 तक, या 1957 से आज तक। हम लोग का ये 8वां प्रश्न है, तो सही ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। ललित ललाम का रचयिता है पद्माकर है, भूषण है, मतीराम है, या जैनेन्द्र कुमार है। प्रश्न संख्या 9 है कि ललित ललाम के रचयिता है, तो वो है मतीराम। ठीक है, मतीराम है, सिंपल। 9 के बाद हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक, भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल सब लोग जानते हो। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग का व्याकरण से हो गया कि शोक विकल सब रो ही रानी, भाई रोने की बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, शोक विकल सब रो ही रानी, रूपशील बलुतेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। इसमें हमें रस बनाना है, तो यहाँ रोने की बात आ रही है, तो यहाँ पे हास्य रस तो होगा नहीं, विवत्स होगा नहीं, शांत होगा नहीं, क्या होगा, करुणा होगा, यानी करुण रस हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे देखो, यहाँ आ जाते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी में हमें अलंकार बताना है। ये तो झांसी वाली जो रानी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित, उसी की ये लाइन से। तो यहाँ हमें बताना है कि इसमें कौन सी कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, या फिर उत्प्रेक्षा है, या फिर अनुप्रास है। क्वेश्चन नंबर 12 में सही ऑप्शन हो जाएगा उपमा। ठीक है, यहाँ उपमा अलंकार है। चलो यहाँ पे रोला छंद के प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। ओके, चाहे रोला या सोठा हो, प्रत्येक एक पंक्ति में जो मात्राएं होती है दोनों का आप लोग जोड़ोगे तो 24 होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, परिवार शब्द में वो उपसर्ग है तो परी, सिंपल परी, ये हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन। हंसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हंसाई में आई प्रत्यय है। ठीक, चलो ये आई कहाँ है, ये वाला। उसके बाद पाप पुण्य का समास विग्रह होगा, पाप पुण्य का समास विग्रह होगा, तो वो होगा पाप प्लस पुण्य, या पाप प्लस पुण्य प्लस पाप, या पाप और पुण्य, या पाप पुण्य। तो समास विग्रह भाई पाप और पुण्य होगा, ये होगा। चलो काज शब्द का तत्सम रूप। ओके, काज शब्द का तत्सम रूप कार्य होगा, श्रम होगा, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो इधर आ जाते हैं हम लोग का 17 नंबर प्रश्न भी हो गया। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। बाकी इसका ये श्रम कार्य ये भी तो हो सकता है यार, काज का ये भी हो सकता है। चलो इधर हम लोग आ जाते हैं 17 के बाद। तो आप लोग कहोगे OMR में हम लोग कैसे लगाएं, तो OMR में चूंकि आपको कोई एक ही देगा, मैं चूंकि ये टाइपिंग करते समय ऐड कर दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं इधर कि मध्वारी का संधि विच्छेद है। ओके, मध्वारी का हमें संधि विच्छेद बताना है कि इसमें कौन सी संधि विच्छेद आपका सही है। देखो मध्वारी नहीं, मध्वरी है। मध्वारी होता है तो उसमें तो हम लोग बोल सकते हैं कि दीर्घ संधि हो जाती, मध्वरी है। तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 18 है। तो मधु प्लस अरि, मधु देखो छटाऊ है और प्लस अरि, ओके यहाँ पे आ रहा है तो ये मिलकर वह हो जाता है, और बिल्कुल यहाँ पे वह हो गया है, और ये आधा यही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, यण संधि का ये गुण है। चलो अगला है कि फला नाम रूप है फल शब्द का। ओके, फला नाम, भाई फला नाम रूप है फल शब्द का। फला नाम कहाँ आता है, लास्ट में एकदम आता है। बाल का नाम, बाल का नाम लास्ट में एकदम आता है। तो फला नाम हम लोग का तृतीय व्यक्ति बहुवचन, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, या पंचमी व्यक्ति बहुवचन, या षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। तो देखो ये हम लोग का फला नाम ना हम लोग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। और 20 है कि अहसम रूप है हंस धातु का। देखो अपठतम, अपठताम, अपठन, ठीक है, अहसम रूप है हंस धातु का। ठीक है, तो ये हम लोग का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। तो हम लोग का ये 20 नंबर भी प्रश्न हो गया। बाकी यहाँ पे देखो ये कुसंग का ज्वर, चलो इसको मैं बोला था कि नहीं कराऊंगा, लेकिन चलो फटाक बता देता हूँ। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग यानी बुरी संगति का, यानी ये मित्रता वाले चैप्टर से है आप लोग का। ठीक है, सिंपल सा। और ये देखो यहाँ पे ये जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है, पहाड़ आ गया यहाँ पे, यानी ये भाई भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित जो चैप्टर है उसी से है। चलो इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं कराया हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में आप लोग का देखो गद्यांश में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि निश्चित है कि आपका फर्स्ट चैप्टर से आना ही आना है, और एक सेकंड चैप्टर भी पढ़ लेना अच्छे से। और पद्यांश में सूरदास जी वाला, तुलसीदास जी वाला आप अच्छे से क्लियर कर लेना, उसमें से निश्चित है आएगा। ठीक, और
उसी प्रकार संस्कृत वाले में आप लोग वाराणसी चैप्टर एक क्लियर कर लेना, एक भारतीय संस्कृति क्लियर कर लेना, निश्चित है फंस जाएगा। प्रबुद्धो ग्रामीण भी देख लेना एक बार। बाकी चलो इधर मैं इसको हटा देता हूँ साइड में। अब जो ये पेपर बचता है इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ और ये जो हम लोग का एक पेपर है लाता हूँ मैं आपको, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इसके ऑब्जेक्टिव को फटाफट मैं सॉल्व करूँगा क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन इसमें देख रहे हो ये पीछे के ही हैं। तो चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठलुआ क्लब के लेखक हैं, हमें बताना है कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन है। हम लोग के ऑप्शन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या अमृत राय या केशव दास। बाकी आप ऑप्शन में बता सकते हो कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन है, ठीक है। 4 थे इन ऑप्शन में से। और सेकंड प्रश्न है कि यात्रा के पन्ने किस विधा पे आधारित रचना है। ये फर्स्ट और सेकंड आप दोनों बताओ कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। बाकी मैं बताऊं कि इसमें से कौन ऑप्शन आपका सही होगा, तो आप लोग का फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबू गुलाब राय ठलुआ क्लब के लेखक हैं। उसके बाद यात्रा के पन्ने किस विधा पे आधारित रचना है, तो ये यात्रा के पन्ने ये यात्रा वृत्ति या यात्रा साहित्य पे आधारित रचना है। आवारा मसीहा नामक कृति के रचनाकार है भाई मैथिली शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। भाई कितनी बार हम लोग देख चुके हैं आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। थर्ड का ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित जीवनी विधा की रचना है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न। फोर्थ नंबर क्या है, 1 मिनट माफ करना। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ओके, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, नहीं, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है भाई। उसके बाद चलो ये हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये गलत हो जाएंगे आपके। ये गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है तो यही सही होगा। सरस्वती पत्रिका नामक सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। ओके, हमें सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई ये बताना है। भारतीय युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, या इनमें से कोई नहीं। हम लोग का ये 5वां प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सेकेंड वाला, द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका। इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट माफ करना। इधर देखो, पंचवटी नामक कृति, इसको शायद हमने अभी पीछे देखा। पंचवटी नामक कृति के रचनाकार कौन है। अज्ञेय हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर मैथिली शरण गुप्त। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 6 है। तो सही ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। हमने शायद इस पीछे प्रश्न को इसको किया था। चलो, क्या भूलू के याद करो किस विधा पे आधारित रचना है। आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। अर्धनारीश्वर नामक कृति के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या हरिऔध। तो देखो, अर्धनारीश्वर नामक कृति के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, और इसी अर्धनारीश्वर नाम से ही एक शायद अमृत राय जी की भी रचना है। तो ऑप्शन के अनुसार तो हम लोग का यही ऑप्शन सही होगा ना। चलो 8वें के बाद हम लोग का 9वां प्रश्न के तीसरा सप्तक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ भाई। तीसरा 1959 में, ठीक है। 43 में फर्स्ट हुआ, 51 में सेकेंड हुआ, और 63 में थर्ड वाला हुआ। चलो 10 नंबर प्रश्न है कि जन्मेजय का नाटक विधा पे आधारित रचना है, किसकी है। तो भाई जयशंकर प्रसाद जी की है, सिंपल। चलो उसके बाद ये है हम लोग का 11 नंबर प्रश्न, अब व्याकरण से संबंधित, कि मणि खोजे भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तूने जगदीश। ओके, ये आप लोग का ये श्रवण कुमार की माँ की ये लाइन से यहाँ पे करुणा उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ करुण रस हो जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद यहाँ पे जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ सदन। ये आप लोग का पद्य पाठ में स्थित चैप्टर है, उसी में के किसी चैप्टर से है, मुझे याद नहीं है किस चैप्टर से। इसमें हमें उपयुक्त पंक्तियों में छंद पूछ रहा है कि इसमें कौन सा छंद है, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक। तो इसका हमें ऑप्शन है कि रोला, सोरठा, दोहा या चौपाई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सोरठा, छंद का ये उदाहरण है, ठीक। चलो 13 नंबर प्रश्न है कि मोर मुकुट की चंद्रगिरणी और राजत नंदन मनु शशि शेखर की कस की शेखर सचंद। ये भी आपके बुक का ही है। इनमें हमें अलंकार बताना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा अलंकार है हमें ये बताना है, ठीक। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। चलो 14 नंबर प्रश्न है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ अन प्लस आदर हो जाएगा, यानी यहाँ अन उपसर्ग है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ मात्रा रहनी चाहिए। चलो 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न है कि सूरज शब्द का प्रवाची शब्द होगा। सूरज शब्द तुरंग है नहीं, घोड़े के होता है ना। मेघ जलद बादल का होता है। सरोज जलज ये नहीं, सरोज जलज नीरज ये तो
कमल का होता है, रवि दिवाकर, ये हो जाएगा। उसके बाद है कि नवरत्न में समास होगा। ओके, नवरत्न में देखो यहाँ हाइफन देखकर आप घबरा जाओगे, हाइफन देखकर द्वंद्व समास पे आप मत मार देना। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, ये संख्या बोधक है, तो ये द्विगु समास होगा। 16 का हम लोग का ये घ ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर हम लोग आ जाते हैं 16 के बाद 1 मिनट 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर हम लोग प्रश्न कर लेते हैं कि कुआं तत्सम रूप होगा, कूप का, अच्छी का, तड़ाग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन कूप हो जाएगा। उसके बाद स्वागतम में प्रयुक्त संधि है भाई, स्वागतम, इसमें हमें प्रयुक्त संधि का नाम बताना है कि स्वागतम में प्रयुक्त संधि है, तो ये हम लोग का यण संधि का ये उदाहरण है, यण संधि का। चलो उसके बाद नदी भी रूप है, नदी शब्द का। ओके, नदी भी हमें रूप बताना है, नदी शब्द का ये कौन सा रूप है। तृतीय विभक्ति बहुवचन का या सप्तमी विभक्ति एक वचन का, पंचमी विभक्ति द्विवचन का या तृतीय विभक्ति बहुवचन का, हमें ये हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हम लोग का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है नदी भी। ठीक, चलो अहसम, अहसम रूप है हंस धातु का, हमें बताना कि अहसम रूप है हंस धातु का। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, या लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का, या फिर लड लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, या फिर विधिलिंग, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। सही ऑप्शन ये ग वाला हो जाएगा। लड लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है अपठम, सॉरी अहसम। ठीक, मुझे पठ धातु का याद तो बार बार पठ धातु का याद आता है। चलो ये हम लोग का समाप्त हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ के इस पेपर का 20 ऑब्जेक्टिव। अब एक और हमारे पास पेपर है, इसको भी मन तो नहीं कर रहा है यार सॉल्व कराने का, लेकिन चलो 6 से अगले 7 मिनट में इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं रखता हूँ साइड में। ये मेरे पास देखो एक और पेपर है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग का इस क्लास का हो जाएगा द एंड। और जो आप लोग देकर आओगे एग्जाम कल देखना, उसमें मतलब इन्हीं से अब तक जो मैं बताया ना, इन्हीं से आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको जो नंबर दिया शुरू में, अभी चलो एक बार और आपको नंबर मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, 85 42 86 64 46। आप इसको लिख लो अथवा स्क्रीनशॉट इसका ले लो। इस पे कल आप पेपर देकर आना, तो इस पे पूरा का पूरा अच्छे से PDF बनाकर आप भेज देना। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किस विधा पे आधारित रचना है। सेकंड प्रश्न है कि जन्मेजय के नागयज्ञ के लेखक हैं। उसके बाद चिंतामणि किसकी रचना है। तो देखो यहाँ पे तीनों प्रश्न में एक ही बार में देख लेते हैं। चिंतामणि, भाई चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 3rd का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्मेजय कानज्ञ नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। 2nd का 1st हो जाएगा सही। और कलम का सिपाही जीवनी विधा पे आधारित रचना है। 3 हमने प्रश्न कर लिया। चलो चौथा प्रश्न है, मेरी यूरोप यात्रा नामक कृति के रचनाकार है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन हो जाएगा यही। उसके बाद निम्नलिखित कोई एक कथन सही उसे पहचान कर गिरना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है 100%। ठीक, चलो इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट माफ़ करना यार, 1 मिनट। ओके, ये 6 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि विश्व साहित्य की रूपरेखा नामक, देखो यहाँ कृति है, खेती लिखा हुआ है, कृति के रचनाकार हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा नामक कृति के रचनाकार हैं राजेंद्र यादव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न संख्या ये 6 है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, बिल्कुल 100% राइट ऑप्शन। आंगन के पार द्वार के रचयिता है। ओके, आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम बताना है। श्रीधर पाठक है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर अज्ञेय हैं, या रामनरेश त्रिपाठी है। सही ऑप्शन ये हो जाएगा अज्ञेय जी है। मेरा परिवार नामक रेखाचित्र किसकी है। महादेवी वर्मा की है भाई, सीधे सीधे ये गो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि बाबू, चलो बाबू नहीं लिखा है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है मेरी असफलताएं, बिल्कुल यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। भाई पढ़कर यहाँ पे हंसी आ रही कि महावीर अपने आप को बता रहे और बोल रहा है कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ और गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। तो यहाँ तो हंसी है ना एक तरह से, तो यहाँ से रस का उदाहरण है, सिंपल। उसके बाद 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। 12 नंबर स्क्रीन पे प्रश्न देख सकते हो कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इस उपयुक्त पंक्ति में हमें छंद बताना है। सिंपल ये याद रखना कि ये रोला छंद का उदाहरण है। ठीक, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बगसी मानो मंजूर कंजकली। ओके,
इस उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार बताना है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, प्रश्न संख्या 13 में हमें बताना है। तो सिंपल सा इसमें रूपक अलंकार है, ये हम लोग का ऑप्शन सही होगा। उसके बाद यहाँ 14 नंबर प्रश्न है कि अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ओके, अज्ञान में हमें उपसर्ग बताना है, जो आगे लगा है अ लगा है तो ये अ हो जाएगा। ठीक, जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ओके, जेठानी, आनी, लास्ट में जेठ प्लस आनी हो जाएगा। ठीक है, जेठ प्लस आनी तो आनी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का एक तरह से समूह बोल सकते हैं, संख्या बोधक है, द्विगु समास हो जाएगा। 16 का हम लोग का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का। उसके बाद चलो 17 नंबर प्रश्न है कि भाप का तत्सम रूप, तो वाष्प होगा सीधे सीधे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट, इधर हम लोग का है ओके ये कि सु प्लस आगतम में प्रयुक्त संधि है, सु उ आ गया प्लस आगतम अ, ठीक है, तो ये स्वागतम, इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ये यण संधि का है हम लोग का उदाहरण, सिंपल। मति भी रूप है मति शब्द का। ओके, हमें मति भी रूप बताना है, मति शब्द का कौन सा रूप है, तृतीय विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होता है मति भी। उसके बाद हसंतु है, पठतु पट्टाम पठंतु होता है, उसी प्रकार हस्तु हस्ताम हसंतु होता है, तो ये बहुवचन का एक तरह से रूप। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लीट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, या लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो हम लोग का 20 का ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। देखो यहाँ एक वचन है, लेकिन पढ़तु पढ़ताम पठंतु होता है, यहाँ एक वचन नहीं बल्कि ये बहुवचन का रूप है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये बहुवचन का रूप है। हस्तु हस्ताम हसतु हसतु, देखो पठतु पठताम पठंतु होता है, तो उसी प्रकार हस्तु हस्ताम हसंतु हो जाएगा, बहुवचन का ये रूप होगा, एक वचन का नहीं होगा, सिंपल। तो ये हम लोग का 20 प्रश्न हो गया। इस प्रकार हमने पूरा का पूरा यार इस वीडियो में, इस क्लास में पूरी के पूरी आई होप 1 घंटे ये लगभग हो गई क्लास। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। चूँकि हमने इन सारे क्वेश्चन को काफ़ी तेज़ी में सॉल्व किया, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे के हमने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो गद्यांश में आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से तैयार कर लेना। गद्यांश में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चैप्टर है मित्रता, उसको पढ़ लेना, और पद्यांश में आप सूरदास और तुलसीदास जी वाला चैप्टर क्लियर कर लेना, आपके एग्जाम में उन्हीं से आएगा। ठीक है, पद्यांश में। और संस्कृत में, हिंदी संस्कृत में आप 3 श्लोक मैंने शुरू में बताया, तो आप लोग याद कर लेना। और 2 श्लोक जो संदर्भ व्याख्या संदर्भ हिंदी अनुवाद में आएगा, वो तो आप लोग का वाराणसी चैप्टर से उसमें निश्चित है कि आएगा ही आएगा। तो आप लोग यार हिंदी में आप लोग आराम से 70 में से आप लोग 65 प्लस मार्क का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलो एक बार मैं और ये नंबर दिखाता हूँ, इसको आप लोग लिख लो। कल आप आओगे एग्जाम से आते ही आते PDF बनाकर इस नंबर पे अपना पेपर भेज देना। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं मिलूँगा आपके मैथ के दिन, क्योंकि चूँकि 1-2 वीडियो हो सकता है आपको बना दूँ कि एग्जाम हॉल में अपनी सीट कैसे खोजे, लेकिन ये मेरी लास्ट वीडियो थी इस साल की हिंदी की, इस सेशन की हिंदी की पढ़ाने से रिलेटेड। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।